सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी जो मॉडर्न हिस्ट्री हमारी चल रही है उसका लेक्चर नंबर 4 हम देख रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि यूरोपियंस का अराइवल कैसे इंडिया में हुआ है। सबसे पहले हमारे पास पुर्तगाली आ चुके हैं, उसके बाद डचेस आ चुके हैं, फिर अंग्रेज आ चुके हैं, डैनिश उसके बाद आए थे लेकिन उनका बहुत बड़ी हिस्ट्री कुछ खास है नहीं। उसके बाद जो आज हम देखने वाले हैं वो है फ्रांस। फ्रांस का भी एक अच्छा बेसिकली इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया की हिस्ट्री पर। और अगर हम देखेंगे तो आज भी कुछ ऐसी जगह हैं भारत में मौजूद जहाँ पर एक तरह से फ्रांसीसी जो कल्चर था वो चल रहा है। वहाँ पर कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज को भी अभी बोला जाता है। करिकुलम में भी इंडिया के कई जगह आपने देखा होगा फ्रेंच लैंग्वेज भी होती है। फिलहाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे फ्रांस यहाँ पर पहुँचे, क्या क्या उनकी हिस्ट्री रही, कैसे कैसे उन्होंने इंडिया को इम्पैक्ट किया, वो सब बातें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए आज अगर हम देखेंगे आज के रेफरेंस में, तो जब ये वीडियो बन रहा है उस समय अपना जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के वो फ्रांस में भी गए हुए हैं। तो ये एक राजनयिक संबंध जो होते हैं उसे बनाने के लिए गए हुए हैं यहाँ पर विदेशी संबंधों के तहत। लेकिन जो फ्रांसीसी उस समय भारत आए थे उनका प्योर जो लक्ष्य था वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार था, जैसे कि पुर्तगालियों का, जैसे कि डचेस का, जैसे कि अंग्रेज का। तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि इंडिया कितना एक तरह से रिच और कितना समृद्ध रहा होगा उस समय, क्योंकि सारे यूरोपियन कंट्रीज जो आज बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज बनी हुई हैं, क्योंकि टॉप 5 कंट्रीज में आने वाली कंट्री फ्रांस, ब्रिटेन जैसी कंट्रीज जो थी वो अगर इंडिया में आकर कुछ काम करी थी तो जरूर इंडिया में कुछ ना कुछ जबरदस्त रहा होगा उस समय। और इतिहास हमें यह भी बताता है कि जब तक औरंगजेब का काल था, यानी कि शक्तिशाली मुगल सम्राटों में से एक औरंगजेब, उनके बाद के जो लोग थे वो उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं हो पाए थे। उस समय टोटल जीडीपी का जो ग्लोबल जीडीपी टोटल होती थी उसका 1/4 इंडिया जनरेट करता था। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जो तमका आज की डेट में ना अमेरिका को मिला है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए को मिला हुआ है कि जो उसके पास लगभग 25% जीडीपी वहाँ से आती है ग्लोबल जीडीपी का, तो वो पहले इंडिया में था औरंगजेब के समय तक। तो इसीलिए हमें समझ में आना चाहिए, इसीलिए हमें हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है ताकि हमें एटलीस्ट पता लग सके कि अपना इंडिया पहले कैसा था और कैसे हम उसको दोबारा से उस सिचुएशन में ला सकते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं यूरोपियंस का अराइवल। ये बिल्कुल आपको क्लियरिटी अब आ चुकी होगी धीरे धीरे इसमें कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैनिश, फ्रांसीसी। ठीक है, हमेशा मैं लिखता हूँ आपके लिए। आज देखते हैं, शुरुआत में टाइमलाइंस के थ्रू लिखेंगे। कॉपी सामने जरूर रखो लेकिन लिखना मत साथ साथ। प्रॉपरली मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम में, नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाके देख लेना, लिंक से ज्वाइन कर लेना। इसलिए वो बड़ा टेंशन नहीं है। टेंशन ये है कि आप सीधे सीधे अभी समझो और अभी का अभी उन्हें मेमोराइज करो, अभी का अभी चीज़ों को समझने की कोशिश करो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। और इस तरीके से उसका 1-2 बार रिवीजन कर लो और फिर समय समय पर रिवीजन उसका करते रहो। बहुत क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें माइंड में छप जाने वाली है। फिर से रोज की तरह मैं टाइमलाइंस लिखूंगा और उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगा, फिर फाइनली आपको दिखा दूंगा फेयर वर्क कैसा है। तो पहला हमारा रफ वर्क चलेगा। 1664 ये हमारी टाइमलाइंस लिख रहा हूँ। 1668 हो गया, 1669 हो गया, 1673 हो गया, 16 उसके बाद 73 के बाद आप देखेंगे कि लगभग 74 हो गया, फिर 90 से 92 हो गया, फिर उसके बाद 1693 हो गया, फिर उसके बाद 1697 हो गया, फिर उसके बाद 1721, 1725, 1739। बस ये इतना सही है, फ्रांसीसी खत्म। अब आप सोचोगे कि यार ये आपको कैसे याद हुआ? अरे भाई 10 बार, 20 बार, 25 बार जब मैंने भी इन चीज़ों को पढ़ा, रिवाइज किया, भूला, पढ़ा, रिवाइज किया, तो हो जाती है चीज़ें याद। आपको तो बहुत जल्दी हो जाएगा, देखना आप कैसे। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली एग्जैक्टली बातें बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या है। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, 10 बार आप पेज नहीं पढ़ने इसके, सीधे डायरेक्टली जो मैं बता रहा हूँ उसको समझते हुए चलना है। और फिर बाद में जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसे रेफर कर लेना। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हमने देखा है कि अंग्रेज भारत में आए। अंग्रेज भारत में जब आए तो क्या उन्हें कोई सपोर्ट था गवर्नमेंट का? हाँ, मतलब एक तरह से देखें तो जो किंग थे वहाँ के, जो क्राउन था बेसिकली, जो वहाँ की क्वीन थी एलिजाबेथ, उन्होंने उनको एक चार्टर दिया था। तो कहीं ना कहीं पीछे से उनकी बैक थी कि यार उनको कहीं ना कहीं वहाँ की गवर्नमेंट अगर हम कहें तो उन्होंने उनको एक सपोर्ट दिया था। वैसा ही सपोर्ट फ्रांसीसी को मिला, लेकिन फ्रांसीसी का सपोर्ट एक कदम आगे है, क्योंकि जो ईस्ट इंडीज कंपनीज आई थी, जो ईस्ट इंडिया की कंपनी आई थी अंग्रेजों की, वो थी अपने आप में एक प्राइवेट कंपनी। भले ही उसे सरकार का सपोर्ट था, लेकिन ये जो फ्रांसीसी कंपनी आने वाली है ये प्योरली एक तरह से सरकारी कंपनी है। इसका खर्चा, इसका रेवेन्यू जनरेशन, इसके जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो सब के सब वहाँ की एक सरकार उठा रही है। सरकार ने ही भेजा, एक तरह से आप ये समझ लो इस कंपनी को। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी कंपनी ऐसी जिसे सरकारी सहायता प्राप्त होती थी, या जो सरकारी कंपनी थी वो फ्रांसीसी है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पर एक जो किंग है इनके उस समय, उनका नाम है लुई 14। लुई 14 जो यहाँ के किंग है, ये क्या करते हैं कि इनका एक मंत्री है, उसका नाम है कोलबर्ट। जब वो देखता है कि यार इंडिया में तो बहुत ज़्यादा पैसा है, पैसा ही पैसा है, यानी कि पुर्तगाली जा रहे हैं पैसा कमा के आ रहे हैं, डचेस जा रहे हैं कमा के आ रहे हैं, अंग्रेज जा रहे हैं कमा के आ रहे हैं, हम क्यों पीछे रहे हैं? क्योंकि ये भी उसी इलाके का, भी दिखाऊंगा फ्रांस कहाँ है मैप में।
तो कॉलबर्ट क्या करते हैं, इनके प्रयासों से एक कंपनी की स्थापना हो जाती है। ये उस कंपनी का नाम रखते हैं कि कंपनी दी इंडियन ओरिएंटल, ऐसे कंपनी रखते हैं। जो ओरिएंटल ये वर्ड यूज़ होता है ये बेसिकली पूर्वी देशों के लिए यूज़ होता है, जैसे एंग्लिस्ट हम कहते हैं उनको, जो कि पश्चिम के देश होते हैं, और पूर्वी देश यानी जो एशिया वाला इलाका है उनको हम कहते हैं ओरिएंटलिस्ट या ओरिएंटल कहते हैं। तो इसने जो कंपनी बनाई, कंपनी दी इंड ओरिएंटल इसे कहते हैं। तो कुल मिलाकर सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूं कि फ्रांस की जो कंपनी बनी, क्वेश्चन आएगा किसके प्रयासों से बनी, तो ये कॉलबर्ट नाम के एक इंसान के प्रयासों से बनी, जो कि लुई 14वें के वहां पर एक मंत्री था। इसी ने अपनी एक कंपनी बनाकर भेजी है। क्या होता है कि जब इसकी कंपनी बन चुकी है, अभी कंपनी आ चुकी है, 3-4 साल इसने ऑब्जर्वेशन में लगाए। जब इसने ऑब्जर्वेशन में लगाए, हर किसी कंपनी की तरह इसको भी अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अपनी एक बिल्डिंग वगैरह चाहिए, अपना कारखाना चाहिए, फैक्ट्री चाहिए जहां सामान बनेगा बुनेगा। 1668 में पहली फैक्ट्री बनती है। इनकी पहली फैक्ट्री 1668 में बनी है, और कहाँ बनी है सर? सूरत में बनी है। सूरत में किसने बनाई है? इसका नाम है फ्रैंक, जैसे फ्रैंकली नहीं कहते हम, फ्रैंकली कह लो, अब वैसे भी तो फ्रेंच लोग ही हैं, तो फ्रैंक कैरो उसका नाम है, कैरो, फ्रैंक कैरो। रो मतलब रोता रहता है, क्यों रो रहे? एक दूसरे की सूरत देख के रो रहे हैं फ्रांसीसी, तो सूरत देख के एक दूसरे की रोने में लगे हुए कैरो। तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा हल्का सा याद हो जाएगा, बस हल्का सा याद करने की वो होती है, बाकी तो हम रिवीजन कर करके याद कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि पहली फैक्ट्री, अगर कोई बोलेगा कहाँ बना इनका पहला कारखाना, तो आप बोलोगे यार सूरत में बना। दूसरा कारखाना कहाँ बना इनका? दूसरा तुरंत अगले साल इन्होंने इतनी प्रोग्रेस करी कि दूसरा कारखाना इन्होंने मसूलीपट्टनम बना दिया। आपको पता होना चाहिए कि मसूलीपट्टनम की पोजीशन क्या है, मैं पिछली बार से बताता हुआ आ रहा हूँ हमेशा, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिलेट भी कर देता हूँ पीछे से, ताकि हमें ऐसा ना लगे कि यार पीछे क्या था। देखो, अंग्रेजों के बारे में याद है क्या कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में बनाई थी, जब उसे थोड़ी बहुत परमिशन मिल गई थी स्वाली के युद्ध के बाद, जहांगीर ने दी थी। मसूली कहाँ बनाई थी? सूरत में। उनकी पहली फैक्ट्री बनी थी मसूलीपट्टनम में, अस्थायी फैक्ट्री थी। तुरंत 2 साल बाद 1613 में उन्होंने अपनी एक स्थायी फैक्ट्री बनाई थी सूरत में। आपको याद होगा, अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ। उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर हुआ है। अंग्रेजों ने पहली बनाई थी कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में, दूसरी बनाई थी सूरत में। इन्होंने पहली सूरत में, दूसरी मसूलीपट्टनम में। थोड़ा सा लिंक हो जाएगा, याद रखने में आसान रहेगा। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ टाइम पीरियड बीतता है, 1673 आता है। आपने पांडिचेरी का नाम सुना होगा, अभी मैं मैप में दिखाऊंगा सारी चीजें, क्योंकि बिना मैप की मजा नहीं आता। पांडिचेरी की स्थापना की जाती है। फ्रेंकोइस एक बंदा है, इसका नाम है फ्रेंकोइस। आप फ्रेंक टाइप से ऐसे याद रख सकते हो, आगे का नाम याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। मॉर्टिन पीछे का नाम याद रख लेना, मॉर्टिन। जैसे आप देखो कि एक मच्छर है ना, वो चेरी के ऊपर बैठा हुआ है। चेरी जानते हो, चेरी होती खाने में, चेरी के ऊपर बैठा हुआ है, तो चेरी ये हो गया पांडिचेरी का, और मच्छर से आप मॉर्टिन समझ गए। मतलब एक सिर्फ बता रहा हूँ इन टाइप का, जब आप इस चीज़ को 10 बार रिवाइज करते हो ना, तो फिर ये बैठने लग जाता है। क्योंकि कल को आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कैरो है, मॉर्टिन है, किसने क्या किया, तो कैरो बोलोगे रो रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? सूरत देख के रो रहे हैं, अच्छा तो समझ में आ जाएगा। मॉर्टिन है, मॉर्टिन यानी मच्छर कहाँ बैठा है? चेरी के ऊपर बैठा, याद हो जाएगा। बस हल्के हल्के से हिंट्स ये होते हैं, बहुत ऐसा नहीं है कि ये ऑफिशियल हिंट्स है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में इंटरव्यू और आपसे पूछ रहे हैं आप ये सब बताने में लगे, ये नहीं। 1674 में क्या होता है? तुरंत इसके 1 साल बाद एक बंगाल के नवाब हैं। बंगाल बहुत जबरदस्त था उस समय, आजकल जो बंगाल है उस समय की स्थिति बड़ी समृद्ध स्थिति थी बंगाल की। शाइस्ता खां वहां के नवाब थे, इनका नाम था शाइस्ता खां। ये क्या करते हैं? फ्रांसीसी को किराए पे एक जमीन दे देते हैं। ये फ्रांसीसी को किराए पे एक जमीन दे देते हैं, और वो जो किराए पे जमीन देते हैं, इसी किराए की जमीन पे फ्यूचर में यहां पर 1690 से 92 के बीच में जमीन पर बाद में चंद्रनगर की बस्ती की स्थापना होती है। चंद्रनगर की जो बस्ती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आगे आप देखोगे, अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगा, ये आगे भी इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ये वाली जगह। 1693 ईस्वी में, ये देखो 1673 था ना, उसके ठीक 20 साल बाद 1693 ईस्वी में जो पांडिचेरी था, डच इसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। डच बोलते हैं भाई बसा तो तुमने दी पांडिचेरी को डेवलप वगैरह कर दिया, लेकिन कब्जा डच का हो जाता है। तो डच अधिकार कर लेते हैं, डचों का अधिकार हो जाता है किस पे? पांडिचेरी पे डचों का अधिकार हो जाता है। ये एक बात, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ईयर आता है 1697 में एक संधि होती है, इसे कहते हैं रिजविक की संधि। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि रिजविक की संधि में क्या हुआ था, या फिर जो हुआ था, देखो मैं बताता हूं क्या हुआ था। ये जो डचों ने अधिकार कर लिया था ना, इस पे दोबारा से ये अपने जो फ्रांसीसी को दोबारा से पुनः अधिकार प्राप्त हो जाता है। किस पर? पांडिचेरी पर। इनके बीच में कुछ संधि होती है, क्योंकि इधर उधर जो जमीनें थी ले दे आपस में वो कर लेते हैं कि आप याली रख लो, हमें याली दे दो। तो ये लोग भी अपनी एक दूसरी जगह किसी को दे देते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपने कभी बुक में पढ़ा होगा, अदरवाइज आप ध्यान रख सकते हो कि रिजविक की संधि से कुल मिलाकर फ्रांसीसी को उनका खोया हुआ पांडिचेरी वापस मिल जाता है। अब इसके बाद 1721, और ये जो 3 चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज से थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले मॉरिशस की स्थापना, आपने मॉरिशस का नाम सुना होगा, एक कंट्री है।
मॉरिशस, मॉरिशस की स्थापना होती है। उसके बाद 1725 में माहे की स्थापना होती है। मैं मैप में दिखाऊंगा। माहे पड़ता है मालाबार के तट पर। मालाबार का तट वो वाला इलाका है जो बेसिकली आप देखोगे कि जहां पर पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था, उस तरफ वाला तट, यानी केरल वाला तट जो है, इसे मालाबार तट कहते हैं। यानी माहे की स्थापना होती है और फाइनली कराईकल की स्थापना होती है 1739 ईस्वी में। इसके बाद फिर अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में कर्नाटक के 3 वॉर होते हैं और वो निर्णायक होता है तीसरा वॉर। उसके बाद फ्रांसीसी एक तरह से यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। यही सिर्फ इतना सही है जो आपने देखना है। अब मैं उसको आपको फेयर में दिखाऊंगा और बाकी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। तो क्लैरिटी आ जानी चाहिए। 1664, 1668, 1669, 1673, 1674, 1690, 92, 1693, 1697, 1721, 1725, 1739। इस उसमें याद रखो कोई कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो पढ़ते सब है। ऐसा नहीं है कि बच्चा याद नहीं कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो कर रहा है लेकिन वो बार बार भूल जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ना एक्स्ट्रा फालतू चीजें पढ़ दे रहा है जो ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट रहेंगी। उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बार बार रिवीजन करना है तो उसका करो जो क्रक्स है। इसको रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बस। पूरी बुक पढ़ने में 20-25 मिनट पढ़ने में ना आपको 20-25 पेज पढ़ने में 2-3 घंटे लग जाएंगे और फिर भूल जाओगे दोबारा से। तो इसलिए क्रक्स पढ़ो, ठीक है। और बाकी जब आप पेपर वगैरह सॉल्व करोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। अब थोड़ा जरा समझना, कुछ चीज़ों का मैंने जिक्र किया यहाँ पे, जैसे कि देखो इसके बाद ना फ्रेंच क्या होता है कि धीरे धीरे जब भारत आज़ाद होता है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ अभी कुछ बातें आपको, 1947 में भारत आज़ाद हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी भारत के कई ऐसे इलाके थे जो अभी विदेशियों के कब्जे में थे। जैसे देखिए, भारत जब नया नया आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय एक तो था ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत यानी कि जो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। एक थी देसी रियासतें जो कि राजा महाराजाओं के अधीन थी, डायरेक्टली अंग्रेजों के अधीन नहीं थी, लेकिन राजा महाराजाएं थे उसमें। जैसे आपने रियासतें सुनी होंगी कि वल्लभ भाई पटेल ने उनको एक करा था। उसका कुछ ऐसे इलाके भी थे जो जैसे पुर्तगालियों के कुछ अधीन थे, कुछ फ्रांसीसियों के अधीन थे। उनमें से जैसे गोवा था तो पुर्तगालियों के अधीन था, एक छोटा सा इलाका। फ्रांस के अधीन ये इलाके थे जो आपको दिख रहे होंगे, ये रेड कलर से जो आपको कुछ इलाके दिख रहे होंगे जो लिखा हुआ है, यनम है, पुद्दुचेरी है, कराईकल है, माही। ये किसके अधीन थे स्टूडेंट्स? ये अधीन थे फ्रांसीसियों के। लगभग 1762 ईस्वी के करीब करीब आने तक पूरी तरीके से भारत ने अपना नियंत्रण इनमें स्थापित किया था। अब मैं आपको समझा देता हूं। आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज की डेट में हम बोलते हैं पुद्दुचेरी। पांडिचेरी का नाम बदल चुका है और इसका नाम है पुद्दुचेरी। एक बात पुद्दुचेरी के बारे में छोटी सी कुछ बातें आउट ऑफ बॉक्स बता रहा हूं। आप इसको अगर समझ में आता है तो नोट कर लेना, अदरवाइज जब हम पॉलिटिकल साइंस बाकी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, भारत में फिलहाल 2 ऐसे राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर अपनी विधानसभाएं हैं। क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, यूटीज जो होती हैं, उनके अपने वैसे कायदे से उनका अपनी विधानसभा नहीं होती। लेकिन दिल्ली और पुद्दुचेरी 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। और ये कुछ संविधान संशोधन हुए थे, मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा वरना आप कॉम्प्लेक्स कर जाओगे। लेकिन मोटा मोटा दिल्ली और पुद्दुचेरी 2 ऐसे क्षेत्र हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर को इसमें नहीं रख रहे। तो पुद्दुचेरी में अपनी विधानसभा, एक तो इस मायने में पुद्दुचेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पुद्दुचेरी के बारे में खास बात यह है कि जो पुद्दुचेरी है ये एक ही टेरिटरी नहीं है इसकी। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली एक प्रॉपर है दिल्ली, उसके बाहर कुछ और है। लेकिन पुद्दुचेरी देखो कितने उसमें फैला हुआ है। पुद्दुचेरी 4 जिलों में फैला हुआ है। आप देख रहे हो पुद्दुचेरी कितने जिलों से मिलकर बना हुआ है? 4 जिलों से मिलकर बना हुआ। एक है यनम, एक है खुद पुद्दुचेरी, और उसके बाद है एक कराईकल, और उसके बाद एक है माहे। ये 4 जिले मिलकर के पुद्दुचेरी को बनाते हैं। और देख रहोगे आप कौन कहां फैले हुए। आप खुद देखो यनम की स्थिति कहां है। आप मुझे बता सकते हैं यनम की स्थिति कहां है? मैं बताता हूं। यनम अपना आज का जो आधुनिक आंध्र प्रदेश है वहां पर है। गोदावरी नाम का एक जिला है वहां पर, उसके पास पे ही मौजूद है यनम। तो गोदावरी जिला, क्योंकि गोदावरी नदी यहां से बहती है, आप जानते हो उसका डेल्टा है। दूसरी बात यह है कि पुद्दुचेरी ये कहां पर है? तमिलनाडु में। उसके बाद कराईकल कहां है? तमिलनाडु में। दोनों तरह तमिलनाडु में। मैप इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की या कुछ स्टेट पीएससी की, तो वहां पर कई बार उत्तर दक्षिण के क्रम में सजाने वाली बात आ जाती है। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि पुद्दुचेरी ऊपर है, कराईकल नीचे है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करके भी आप ध्यान रख सकते हो। आपको मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ। ABCDEFGH पढ़ते हैं ना, तो उसमें K पहले आता है, फिर उसके बाद P आता है, मतलब K के बाद आगे चल के LMNOP आता है, फिर लास्ट में Y आता है। तो आप यहाँ से अल्फाबेट को नीचे से ऊपर के ऑर्डर में पढ़े ना, तो वो ऑर्डर सही रहेगा। K LMNOP फिर जाके Y, तो आपको हल्का सा समझ में आया होगा। ये एग्जामिनेशन में बहुत काम आती हैं चीज़ें। ठीक है, एक फाइनली जगह है, इसका नाम है माहे, और माहे की स्थिति है मालाबार तट पे, और जो आज का आधुनिक केरल है। तो केरल में आप किसकी स्थिति को देख सकते हो। तो देखो कहाँ कहाँ बसा हुआ है। ऐसा इलाका है पुद्दुचेरी जो 4 इलाकों में बसा पड़ा है, उसकी अपनी विधानसभा भी है। ठीक है, छोटा है एरिया में, बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी सी जगह में फैला हुआ है। तो एक बात आपको ये फाइनली यहाँ से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है,
अब जो मैंने आपको पढ़ाया फटाफट से देख लें कि लुई 14वें के मंत्री जो थे उन्होंने कॉलबर्ट के प्रयासों से कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना 1664 में हुई। फ्रैंक कैरो क्योंकि रो रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक दूसरे की सूरत देख के रो रहे हैं। पहला कारखाना इन्होंने 1668, दूसरा कारखाना तुरंत मुसलिपट्टम में खोला इन्होंने 1669 में। और ये हाँ इंपॉर्टेंट है कि गोलकुंडा रियासत जो थी उसके सुल्तान की आज्ञा से खोला। तो कई बार आ सकता है कि गोलकुंडा या फिर बीजापुर या फिर अहमदनगर किसके उससे, तो आप ध्यान रखना गोलकुंडा रियासत से, ठीक है ना। तो गोलकुंडा की उससे उन्होंने क्या किया, अपना दूसरा कारखाना खोला। पांडिचेरी, मैंने आपको बताया कि पांडिचेरी, चेरी में कौन बैठा हुआ, मच्छर, मच्छर यानी मॉर्टिन, तो मॉर्टिन हो गया। मॉर्टिन भी सुन रहा था तो बोलता है यार गजब बेइज्जती है। चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी फ्रेंच द्वारा बंगाल के नवाब शाइस्ता खान से किराए पर जमीन लेकर बनाई गई थी। मैंने आपसे जिक्र किया था कब बनी है, लगभग चंद्रनगर की जो फैक्ट्री बनी है लगभग 1690 से 92 के बीच में बनी है, जबकि इन्होंने किराए पे जमीन जो ली थी 1674 के करीब ले ली थी इसके अगले साल। उसके बाद डचों ने पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण ठीक 20 साल बाद कर दिया था। किसके 20 साल बाद किया था? जब उन्होंने पांडिचेरी बनाई थी उसके ठीक 20 साल बाद उन्होंने नियंत्रण कर दिया था। लेकिन 97 में रिजविक की एक संधि होती है फ्रांसीसियों के और डचेस के बीच में, और उसके तहत पांडिचेरी को पुनः प्राप्त हो जाता है 1697 में रिजविक में। तो इंपॉर्टेंट है, कल को क्वेश्चन बन जाएगा रिजविक की संधि किसके बीच में हुई थी, तो अंग्रेजों डचों के बीच में, अंग्रेजों पुर्तगालियों के बीच में, डचों फ्रांसीसियों के बीच में, अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच में। तो सही जवाब दे दोगे आपकी किसके, फ्रांसीसी या डचेस के बीच में। स्थिति एक बार देख लें, मैंने पहले भी बताया था आपको, आप देख लें। मैं वर्ल्ड मैप पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा, लेकिन फिर भी हल्का हल्का देखते हुए चलो। पुर्तगाल को हम पढ़ चुके हैं, स्पेन ने पुर्तगाल पे बाद में अधिकार कर लिया था, जिससे पुर्तगाल का पतन भारत पे होने लग गया था। फ्रांस की स्थिति आप देख लो, कितना बड़ा है फ्रांस, आप देख लो प्लीज। फ्रांस ही है, ऊपर कहीं जर्मनी वगैरह है, वो हमें नहीं पढ़ना, लेकिन मुझे फिलहाल फ्रांस दिखाना है। कल हम इंग्लिश को पढ़ चुके हैं कहाँ से वो आए थे। तो अब स्थिति देख लो, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो अब तक आ ही रहा होगा कि यार हाँ कुछ बातें तो समझ में आ रही है, लिंक हो रहा है। मॉरिशस मैंने बताया था 1721, माहे 1725, अरे 1739। प्लीज माय डियर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज मत करना, ये ऊपर नीचे मत करना। नहीं, मॉरिशस पहले बना, फिर माहे है, फिर कराईकल है। थोड़ा सा अपने हिसाब से याद करने की कोशिश कर लेना। 1721, 21, 25, 39, बहुत क्लैरिटी है। 2-3 बार हल्का सा देखोगे याद हो जाएगा कुछ। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे कि हर बार की तरह, कि पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे हुई थी, आपको बताना है सही जवाब इसका क्या होगा। और कोशिश करना कि जो बाकी ऑप्शन है उनके बारे में भी थोड़ा सोचो कि यार पीपली क्यों फेमस है, यार इनका डच से कोई लेना देना तो नहीं है, नागपट्टनम का कहीं पुर्तगालियों से लेना देना तो नहीं है, मुसलिपट्टम और सूरत का अंग्रेजों और फ्रांसीसी दोनों से कुछ लेना देना तो नहीं है, ऐसे करना। इसके बाद फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में किसके समय हुई थी, तो सोचो यार किसके समय हुई होगी, यानी किसके समय हुई होगी, तो लुई 14वें, 16वें, टॉमस रो, चार्ल्स द्वितीय। सोचना, जब आप सोचोगे कि यार चार्ल्स द्वितीय सुना सुना लग रहा, कहीं ये वो तो नहीं है जिसकी शादी कैथरीन के साथ हुई थी और बॉम्बे दहेज में मिला था। टॉमस रो वो तो नहीं है जिसको जहांगीर ने 1615 ईस्वी में भेजा था और पूरे मुगलिया सल्तनत में बोला था कि कहीं भी फैक्ट्री खोल लो। लुई 14वां तो हमने शायद पढ़ा था। ऐसे करके करना, ऐसे करके पहली फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यार पहली फ्रांसीसी कंपनी बोल रहे हैं, फ्रांसीसी कारखाना फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे, कंपनी बनने की बात कर रहे हैं। तो ये तो कॉलबर्ट के, अरे मैं क्यों बता रहा आपको, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता। अच्छा, उसके बाद रिजविक समझौता 1697 में हुआ था, यार शायद हुआ था, क्योंकि 73 में पांडिचेरी आया था, फिर पांडिचेरी को 20 साल बाद डचों ने अपने कब्जे में ले लिया था, फिर 93 के कुछ साल बाद यानी 1697 में रिजविक की संधि हुई थी, कुछ डचों ने उसको वापस कर दिया था फ्रांसीसी को, ऐसा कुछ तो नहीं था। सोचना, ठीक है, हाँ सोचना। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि अब देखो, आपको अगर मेन बात पता होगी कौन कब बना तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे मॉरिशस है, मान लेते हैं मॉरिशस है, तो आप बोलोगे यार मॉरिशस तो 1721 बोल लेते, पांडिचेरी तो 1773 बोल लेते, तभी तो 20 साल बाद कब्जा हो गया था। फिर माहे को तो ये बोल लेते कि मॉरिशस के बाद बना, 1725 था। कराईकल की बात 1739 था। ऑर्डर सही है क्या? अरे बड़ा उटपटांग ऑर्डर है। ऐसे करके जब मैंने आपको बता दिए तो फिर आप कुछ औरों को चेक कर लोगे। मैंने बीच बीच में क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे चंद्रनगर को भी डाल दिया। अब चंद्रनगर को डाल दिया तो आपको समझ में आना चाहिए तो 1700, ये तो 1690-92 के करीब का है, बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो इस हिसाब से ऑर्डर सेट करना और आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना करना होता है, ऐसे क्वेश्चन 100% बनते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स और थोड़ा सा चीज़ों को टेक्निकली भी पढ़ना है और थोड़ा सा चीज़ों को जहाँ याद करने की जरूरत है वहाँ याद भी करना है। वहाँ वैज्ञानिक नहीं बन जाना कि हम तो बिना याद करे करेंगे सब कुछ, ऐसा नहीं होगा। याद भी आपको करना पड़ेगा, सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, कैसे कैसे चीज़ें याद होगी, निमोनिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो होपफुली आपको ये 5 क्वेश्चन जो मैंने बताए थे वो समझ में आ चुके हैं स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि जो मैथमेटिक्स की मैंने बातें की थी कि सीसेट के लिए हम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सीसेट की एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स आती है, या एसएससी की या फिर कोई अदर एग्जामिनेशन की स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए मैथमेटिक्स, उसके वीडियो के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा उस हिसाब से मैं चीज़ों को और ज़्यादा कर सकूँगा, एक मोटिवेशन मुझे मिलेगा। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ वीडियो लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
इससे ना एक मोटिवेशन मिलता है मुझे भी, ताकि यहाँ से मैं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट, क्योंकि जो भी ये 20-25 मिनट के वीडियो होते हैं इनके पीछे एक अच्छी रिसर्च होती है और अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैंने आज बुक उठाई और मैं आपको पढ़ाने लग गया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे मैंने भी अपने एफर्ट्स लगाए हुए हैं और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑफिशियली करेक्ट चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कहीं से भी पढ़ा दे रहा हूँ। तो इसीलिए इस एफर्ट्स के लिए सही आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताया करें कि आप तक ये वीडियो फ्रूटफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ सुधार की जरूरत है तो आप वो भी बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ सही लग रही है या ये होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होने चाहिए और बाकी चीज़ें जो भी आपको सही लगता है बता सकते हैं। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।